ऑलराइट, सो इस बारे में थोड़ा सा पहले बताया मैंने आपको कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, एलएलएम्स एंड कौन कौन एलएलएम बना रहे हैं. गिनती के 5 या 6 कंट्रीज हैं और हम लोगों का सब उनका पता लग जाएगा. तो Miniranjan has been working on this area for the last several years. So हम लोग सोच रहे थे कि अभी सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं है, प्राइवेसी की बात भी है और कंट्रोल की बात भी है. तो दो तरह के एलएलएम्स हो सकते हैं. एक तो ऑन क्लाउड एलएलएम जो जैसे कि ChatGPT है जो हम लोग सब यूज कर रहे हैं, और एक ऑन प्रेम एलएलएम भी हो सकता है. मतलब कि एलएलएम आपके ऑफिस में ही पड़ा हुआ, एक बॉक्स में पड़ा हुआ हो, तो उसको मैं ऑन प्रेम एलएलएम बोलता हूँ. तो ऑब्वियसली कंट्रोल ज़्यादा ऑन प्रेम एलएलएम पे रहेगा. सारा डेटा आपके पास रहेगा. अगर आपके ऑन प्रेमाइस है तो सिक्योरिटी भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है अगर आपने ढंग से सिक्योरिटी डिप्लॉय कर रखी है उसमें आपने. तो उसके अलावा थोड़ा सा मेंटेनेंस का प्रॉब्लम रहेगा. हार्डवेयर वगैरह आपको फिगर आउट करना पड़ेगा. अगर जो एलएलएम आपने यूज़ किया है, जो डाउनलोडेबल एलएलएम है, वो गलत नहीं है, उसके अंदर किसी ने कुछ अटैक करके मॉडल को ख़राब नहीं किया हुआ, वो ध्यान रखना पड़ेगा. और अगर वो एलएलएम जहाँ से भी आपने लिया है वो अपग्रेड करते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको यूज़ करना है तो. पर कंट्रोल ज़्यादा रहेगा आपके पास. तो मेरा सजेशन यही है. तो हमने क्या किया, कुछ 5-6 महीने पहले हम लोगों ने ऑन प्रेमाइस एलएलएम्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए और उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिले जैसे बताया मैंने आपको. तो एक 2-3 महीने पहले हमने बोला कि चलो एक एजेंट भी पे करते हैं मिनिरांजन में. तो 3 तरह के एआई बनाए हमने. एक हेल्थ केयर के लिए बनाया, एक इंटेलिजेंस के लिए बनाया, और एक हमने फाइनेंस के लिए बनाया. धन्वंतरी हेल्थ केयर के लिए बनाया, रक्षक एआई डिफेंस के लिए बनाया हमने, और चाणक्य एआई बनाया हमने फॉर फाइनेंस. और इसके अलावा देखा ये सब बेसिकली सारे एआई जो भी बन रहे हैं वो एआई से क्या क्या कर सकते हैं ये क्लियर नहीं है. तो अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई एडॉप्शन ROI के लिए होता है. तो ROI जल्दी से मिल जाए तो उसके लिए बिना सिक्योरिटी और प्राइवेसी की परवाह किए एआई टूल्स को सारा का सारा एक्सेस दे दिया जाता है. और वही हमने भी किया. उसके बाद में हमने क्या किया कि अरे इससे सिक्योर तो नहीं हो जाता एआई, क्योंकि उसमें शैडो एआई हो रहा है. काफ़ी लोग अपने एआई एजेंट्स लिख रहे हैं जिनमें कंपनीज को पता ही नहीं है कि क्या कौन से एजेंट्स हैं. वो एजेंट्स कर क्या रहे हैं रात को जब आप उसको चालू करके जाते हो तो उनकी गवर्नेंस नहीं है, ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं है. तो उसके बारे में भी काम किया हमने. तो ये सारे हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे तो जो मैं आपको दिखाऊंगा. तो धन्वंतरी एआई क्या है, एक मेडिकल एआई है जो डॉक्टर्स को असिस्ट करता है अभी. और इसके बारे में ज़्यादा ना बोल के मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ. सो ये वाला दिस इज रीडम विच इज अ रियल हॉस्पिटल विच वी हैव इन पुणे. इसमें पेशेंट पोर्टल है. इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट अपना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अपलोड कर रहा है. तो इसमें कोई एआई नहीं खास, इसमें बस अपलोड कर रहा है ये सब और अपने लिख रहा है कि पिछले जो टेस्ट किया था, ब्लड टेस्ट किया था, उससे अभी तक क्या क्या चेंजेस किए हैं. इससे क्या फ़ायदा हो रहा है पेशेंट को कि वो अपने ट्रेंड देख पा रहा है, हेल्थ के ट्रेंड्स. तो अभी क्या होता है, हम लोग काफ़ी जने जो ब्लड टेस्ट कराते हैं रेगुलरली वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ब्लड टेस्ट पे लेके जाते हैं डॉक्टर्स के पास और वो आपको दवाइयाँ देते हैं उसके बारे में. पर इससे आपको ट्रेंड मिल जाएगा. क्योंकि कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपका D3 लेवल कम है, सन एक्सपोजर कम है आपका, क्योंकि D3 इस बार 30 आया है. अब 30 आया है तो वो 15 से 30 गया या 45 से 30 आया, पता नहीं होता अपने को. तो ट्रेंड से ये फ़ायदा होता है. बट इसमें कोई खास एआई की बात नहीं है. ये सब पेशेंट पोर्टल का एक्सपोजर है. इसके बाद में पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है अपॉइंटमेंट लेके, तो डॉक्टर का पोर्टल अभी दिखेगा थोड़ी देर में. उसमें क्या होता है कि डॉक्टर पूरा लिखता है कि क्लिनिकल एनालिसिस, मतलब कि क्लिनिकल कंडीशन क्या है पेशेंट की. तो वो सब एंटर करता है जैसे कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि और वो सब एंटर करके और पुराना जो भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, पुराना पहले जब भी वो आया था क्लिनिक में, वो सारा का सारा डेटा जब हम लोग एक एआई मॉडल को दे रहे हैं तो एआई मॉडल खुद ही बता दे रहा है कि क्या पॉसिबल बीमारी हो सकती है. और ये डॉक्टर इन द लूप के बिना ठीक नहीं होगा. तो डॉक्टर्स का एज अ सजेशन
प्रेजेंट कर रहे हैं और डॉक्टर क्या कर पा रहे हैं उसके बाद अप्लाई कर पा रहे हैं। गेट एआई रिकमेंडेशन करेगा तो वो पूरा बता देगा कि इसको ये पॉसिबल डायग्नोसिस है और क्या क्या पॉसिबल मेडिकेशंस हैं और वो अप्लाई या रिजेक्ट कर सकते हैं और वो ये भी कर सकते हैं कि कुछ अगर चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं। सो दिस हैज बीन रनिंग इन दैट हॉस्पिटल फॉर अबाउट 1 month नाउ, वेरी कटिंग एज। इससे क्या फायदा हो रहा है? कोई भी पेशेंट का डेटा हॉस्पिटल से बाहर नहीं गया, सारे का सारा ऑन प्रेमाइस है, प्राइवेसी ट्रस्ट रहा, कोई दूसरा मॉडल आपके हेल्थ डेटा पे ट्रेन नहीं हो रहा है। दूसरा एक और चीज हो रहा है इससे, 6 महीने में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हमें देखेंगे कि डॉक्टर सिर्फ अप्लाई 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 कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने डॉक्टर को रिप्लेस कर दिया है या फिर आपने डॉक्टर्स की रीच बढ़ा दी है। एक डॉक्टर आज बहुत तेजी से भी करते हैं तो 50 पेशेंट ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। तो व्हाट हैपेंस टू वो शहरों की बात है, गाँव में कौन जा रहे हैं डॉक्टर्स? मावल में गांव है भोयरे गांव, उसमें एक हेल्थ क्लिनिक करवाया था हमने, ये रीटा मुखर्जी ने। हफ्ते में एक बार आता डॉक्टर, उसी दिन सबको लाइन लगानी होती है। इफ दिस इज अडॉप्टेड दैट प्रॉब्लम गोज अवे। अभी क्या होगा, 6 महीने बाद अगर हम देखेंगे कि सारा का सारा डेटा, सारा का सारा एआई रिकमेंडेशन डॉक्टर्स ने अप्लाई किया, चेंज नहीं किया बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो एआई बॉक्स है वही डॉक्टर है, उसको लेके एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या फिर एक ब्रदर या सिस्टर जा सकते हैं गांव में और उससे वहाँ पे रिकमेंडेशन कर सकते हैं और एक डॉक्टर क्लिनिक में एक शहर में कहीं बैठ के यस या नो बोल सकता है, तो उसकी रीच बढ़ जाएगी पूरी। और ये रीच बढ़ी और डेटा प्राइवेट भी रहा और सिक्योर भी रहा। सो दिस हैज बीन अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट। ये जो धन्वंतरी एआई है ये नॉट ओनली डेवलप्ड by Mini Orange but also deployed in our own hospital and we are experimenting currently with it. And IIT बॉम्बे से एक प्रोफेसर हैं जो बहुत इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने हमें अगले महीने IIT बॉम्बे में प्रेजेंट करने के लिए बुलाया है। उनका एक प्रोग्राम है जहाँ पे 35 डॉक्टर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, वो अराउंड द वर्ल्ड अराउंड इंडिया आएंगे वहाँ पे और हमें उनको प्रेजेंट करके दिखाना कि ये सब है, जिससे कि वो अपने अपने हॉस्पिटल्स में इसको अडॉप्ट कर पाएँ। सो दिस वाज वन एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट डिसजॉइंट। गवसेक बोल के कॉन्फ्रेंस हुआ था कुछ महीने, 1-2 महीने पहले दिल्ली में, तो वहाँ पे डिफेंस ने एक यूज केस दिया था हमें, यही जो ईरान वॉर चल रहा है उसको देख के, जहाँ पे हज़ारों अटैक्स हुए ईरान पे और वो बिना ऑटोमेशन के और एआई के नहीं हो सकता था। सो एआई ने तुरंत पता लगा लिया कि कौन से एरियाज में क्या क्या टारगेट्स हैं और विद इन सैटेलाइट इमेजरी से, सैटेलाइट इमेजरी से पता लगाया और उसके बाद क्विकली उस पर एक्शन लिया गया। तो उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, रक्षक एआई, वो दिखाऊंगा आपको मैं। सो रक्षक एआई में क्या हो रहा है, इट्स एन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो सैटेलाइट से एक इमेज फीड की जा रही है और सैटेलाइट इमेजेस आर वेरी ह्यूज, बहुत बड़े बड़े इमेजेस होते हैं। तो इसमें ये आइडेंटिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और फिर उसको देख रहा है कि उसके अंदर टेक्स्ट क्या है और वो टेक्स्ट ढूंढ के सर्वर के अंदर फीड करके पता लगा रहा है कि ये किस तरह का एयरक्राफ्ट है, क्या नहीं है, आर्टिलरी क्या है क्या नहीं है, वो सब फीड कर रहा है और पता लगा दे रहा है कि कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद हमने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ उसका लोकेशन की, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन निकाली और वो प्रेडिक्ट करेगी कहाँ पे है। इस समय देख सकते हैं आपकी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे की इमेज थी और वहाँ पे मिली है सब। इतना कर पा रहे हैं एक इमेज से, बट द रियल क्वेश्चन वाज कि अगर सैटेलाइट इमेजरी हर 10 सेकंड में एक इमेज मिलती है तो उससे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो ईरान वॉर में देखा गया वो एग्जैक्टली यही था। तो इसमें हमने क्या किया, इसके बाद लाइव सैटेलाइट फीड किया जिसमें हर 10 सेकंड में एक इमेज फीड करी और देखा कि एआई ने कितनी जल्दी इससे इंटेलिजेंस निकाल दिया।
सो एक के बाद एक इमेजेस फीड करी इसमें, और उससे ये पता लगाया कि कोई प्लेन्स का जो प्लेन पहले रखे हुए थे उनका मूवमेंट हुआ है कि नहीं, इसका मतलब एनिमी अटैक करने आ रहा है कि नहीं, या कुछ ये सब आप कर सकते हैं इससे। सो हाईली एडवांस्ड यूज केस, एंड आई होप it's very hard for us to, we are a small company of 800 engineers sitting in Pune, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है इसे मार्केट करना, और हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट किया। इसके बाद थर्ड वाला जो AI लिखा हमने, ये रक्षक AI भी ऑन प्रेम है। इसका मतलब why on prem is important here। एयर गार्ड सिस्टम्स होते हैं डिफेंस के, PACs के भी होते होंगे एयर गार्ड सिस्टम्स, तो उसके अंदर कनेक्टिविटी नहीं हो सकती, तो ऑन प्रेम होगा, आपके प्रोवाइस से बड़ा हुआ है, सब कुछ ऑन प्रेम चल रहा है, सो वो इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट। एनीवे, सो उसके बाद चाणक्य है। सो थर्ड एक्सपेरिमेंट जो हमने किया वो किया फाइनेंस में। सो इसके बारे में बिना ज़्यादा बोले, let me just show you what we have done. So we have हमारे 800 इंजीनियर से हम लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स में कितनी सेल हो रही है, वो सारा डेटा, कौन से कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं, वो सारा डेटा CRMs में पड़ा रहता है जनरली कंपनीज में, और CRM काफ़ी सारे ऑनलाइन होते हैं, जैसे सेल्सफोर्स ऑनलाइन है, काफ़ी सारे CRM ऑनलाइन होते हैं, और ऑन प्रेम जो होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो अभी जैसे मैंने पहले 5 मिनट की स्पीच में बताया था, सब जने खुद ही लिखना चाहते हैं सब सारे सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो पॉसिबल भी है AI के थ्रू, और वो सस्ता भी पड़ रहा है अभी लिखना, तो हमने भी लिखा ये, तो खुद ही का CRM एंड फाइनेंशियल क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया हमने। उसमें क्या किया है कि हमने सारा का सारा हमारा डेटा, कौन से कस्टमर आए हमारे साइट पे, उन्होंने क्या खरीदा, लास्ट टाइम क्या खरीदा था, फिर रिन्यूअल किया कि नहीं किया, वो सारा डेटा, और हमारे सपोर्ट हमारे जो बिजनेस एनालिस्ट हैं उन लोगों ने उनको रीच आउट किया कि नहीं, उससे क्या फाइनेंशियल डेटा निकला है, कुछ कस्टमर्स छोड़ के जा रहे हैं क्या, वो सारा डेटा हम लोग इसमें आराम से देख पा रहे हैं। सो दैट इज़ आवर रक्षक, दैट इज़ आवर चाणक्य है। और ये इससे क्या होता है कि अगर आपका चर्न ज़्यादा हो रहा है, या कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, वो देख पाते हैं आप, तो उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रायोरिटी इसका से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें के अलावा ये भी किया था आजकल माइथॉस का बहुत बोलबाला है कि माइथॉस से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि माइथॉस तो हमारे अभी आई थिंक देयर वाज अ न्यूज़ दैट इंडियन बैंक्स हैव गॉटन एक्सेस टू माइथॉस, एंड उसके बाद फेबल का भी एक्सेस दिया है सबको 2 दिन पहले, एंथ्रोपिक ने। हम लोगों ने भी दुनिया ने भी AI बेस्ड SAST एंड DAST, मतलब कि सोर्स कोड स्कैनिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग का टूल बनाया था, तो वो वाला उसमें इस तरह टूल बनाया है। उसमें क्या हुआ कि वो जो टूल बनाया उसमें तो SAST में क्या होता है, सोर्स कोड स्कैनिंग होती है, तो माइथॉस से भी सोर्स कोड स्कैनिंग होती है, तो वो सोर्स कोड और जब उसका जो एक्चुअल बाइनरी है वो जब आप माइथॉस को पास देते हैं तो बहुत अच्छा बग्स निकाल सकता है। उसका कारण ये है कि बेसिकली बग्स निकालना, किसी भी कोड में वल्नरेबिलिटी निकालना मुश्किल इसलिए होता है कि बहुत सारे कोड बेसेस हैं 10-10, 20-20 सालों में लिखे गए हैं, और जिसने लिखे थे वो लिख के छोड़ के जा चुके हैं, तो किसको पता नहीं होता कि वो पूरा सोर्स का कॉन्टेक्स्ट किसको समझ नहीं आता जब तक 2-3 दिग्गज रूम में ना बैठे। पर माइथॉस वैसे तो एक कोड जनरेशन टूल की तरह बनाया गया था, तो जब भी माइथॉस जैसे को टूल कोड का सोर्स कोड का एक्सेस दिया जाता है, वो सबसे पहले एक नॉलेज ग्राफ बनाता है, खुद समझने के लिए कि कोड में लिखा क्या है, और उसका कॉन्टेक्स्ट समझ जाता है वो पूरा, एज इफ कि वो एक आपका एम्प्लॉय हो जो मतलब 20-30 साल से आपकी कंपनी में काम कर रहा हो। अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट ही समझ गया तो उसके अंदर वो बग्स आराम से निकाल सकते हो। और उसके बाद छोटे छोटे बग्स जो होते हैं उनको चेंज करके कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वो भी माइथॉस बहुत अच्छे से करता है। सो इस चीज़ ने
साइबर सिक्योरिटी के लिए तो कमाल का काम किया है, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसोस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बजट नहीं है। ये कॉमन सुनने को मिलता है इंडस्ट्री में। एसएसओ नहीं कर सकते, एमएफए नहीं कर सकते, प्रिविलेज एक्सेस नहीं कर सकते, डीएम इतनी सारी चीज़ें जरूरत है, एक साथ ही करना है ट्रेंड। अभी भी अगर मैं जाता हूँ किसी भी कॉन्फ्रेंस में, अभी लास्ट वीक ही लंदन में था इंफो सिक्योरिटी यूरोप में, काफ़ी सारे PSUs हैं वहाँ के, ऑयल एंड गैस, वो आके पूछते हैं कि अरे आपके पास एयर गैप सिस्टम्स में एमएफए है क्या? अब 2026 चल रही है, आपने एमएफए इम्प्लीमेंट नहीं किया है अभी तक। तो अभी वो सब, तो ये AI की वजह से और माइथोस की वजह से ये फायदा हो गया अपने को कि कम से कम जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, सिंगल साइन हो गया, आपके जो प्रिविलेज्ड यूजर्स हैं, एडमिन्स हैं, उनको जो एक्सेस दे रखी है, उसकी कोई ट्रैकिंग वैकिंग कर रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं, पैम प्रोडक्ट से, आपके जो डिवाइसेस हैं वो ढंग से मैनेज है कि नहीं, MDM से, जो डिवाइसेस हैं उसके अंदर जो डेटा है वो कहाँ पड़ा हुआ है, कौन उसको लेके जा रहा है, और DLP है कि नहीं, वो सब बहुत फोकस में आ गया है। सो यहाँ पे भी आएगा वो। तो SAST एंड DAST टूल से यही होता है, SAST से सोर्स कोड स्कैन करके पता लगा जाता है कि क्या क्या बग्स हैं, और DAST टूल से क्या होता है कि आप एक URL दे देते हैं उसको, और डायनेमिक मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करके बता देता है कि वो जो बग्स थे उसको एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है कि नहीं। तो वो सब हमने बना रखे हैं, और ये सब ऑन प्रेम है। तो क्या क्या चैलेंजेस आए हमें ये ऑन प्रेम AI करने में? तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, अगर आप क्लाउड यूज करेंगे तो उसका वर्जन अपग्रेड करना उनका काम रहेगा, हमारा काम नहीं रहेगा। अभी ये वर्जन, आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, आप मॉडल को डाउनलोड कर रहे हैं, तो मॉडल डाउनलोड करके कुछ काम में लेंगे तो वो मॉडल में किसी ने कुछ एक्सप्लॉइट्स नहीं डाल रखे हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और वो वर्जन अगर आप किसी जहाँ से भी आपने लिया, जैसे हमने धन्वंतरी AI के लिए मेडगामा जो गूगल का AI है वो लिया था, तो मेडगामा अगर अपग्रेड होता तो आपको भी अपग्रेड करना है। इस तरह के चैलेंज आएंगे। हार्डवेयर आपको खुद फिगर आउट करना है, कितना स्केल करना है, कनेक्टिविटी इश्यूज आपको करनी है। तो ये सब अगर चैलेंजेस से आप करेंगे तो आपके पास डेटा प्राइवेट भी रहेगा और सिक्योर भी रहेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर हम लोग मतलब सॉफ्टवेयर, मतलब अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री और सिटीजन्स की बात करते हैं, सिटीजन्स आर नॉट वेटिंग कि इंडिया का कोई AI आएगा तो आप करेंगे। अभी क्लाउड ने एक्सेस दे दिया, सब क्लाउड यूज कर रहे हैं। OpenAI ने दे दिया, OpenAI यूज कर रहा है। जेमिनाई का एक्सेस, मैं खुद भी जेमिनाई यूज करता हूँ काफी, कोपायलट यूज कर रहा है। कोई वेट नहीं कर रहा कि इंडिया का कोई AI आ रहा है। इंडस्ट्री में अगर बिजनेसेस AI यूज कर रहे हैं तो जो अवेलेबल है AI वो यूज कर लेते हैं, बट PSUs क्या करें, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? अगर वो भी बाहर वाले AI यूज कर लेंगे तो वो AI सब पता लग जाएगा उसको, क्या वर्ड क्वेश्चन भी आस्किंग, हमारा बिहेवियर क्या है, डेटा लीक हो जाएगा, उसके ऊपर वो खुद प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इंटेलिजेंस लीक हो जाएगी पूरी। डिफेंस को क्या करना चाहिए? देयर इज नो चांस, डिफेंस वाले कर ही नहीं सकते सब काम, ले नहीं सकते जब तक हमारा खुद का ऑन प्रेम या कुछ हो नहीं। तो ऑन प्रेम अप्लायंस में AI होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे खुद के LLMs इतने मजबूत नहीं हो जाते US और चाइना की तरह, तब तक ऑन प्रेम करेंगे तो अच्छा रहेगा। दैट्स व्हाई ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम झेल के ऑन प्रेम AI करना चाहिए। AI सिक्योरिटी की जब बात करते हैं हम, काफ़ी सारे वेंडर्स सब पहले, अभी थोड़े दिन पहले सर ने बोला कि क्वांटम बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है, तो अभी थोड़े दिन बाद सारे साइबर सिक्योरिटी वेंडर्स बोले हाँ जी हम क्वांटम करते हैं। तो इस तरह अभी सारे साइबर सिक्योरिटी वेंडर्स बोल रहे हैं AI सिक्योरिटी करते हैं। पर AI सिक्योरिटी क्या होता है वो उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता सबको। 4 एंगल्स होते हैं इसके, तो ये 4 एंगल्स क्या हैं? सिक्योरिटी फ्रॉम AI। तो अभी हमने चाहे AI अडॉप्ट किया है कि नहीं किया है उससे कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे जो हैकर्स हैं उन लोगों ने AI अडॉप्ट कर लिया है। वो AI से बग्स निकाल भी रहे हैं और AI से बग्स चेन अप भी कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं और अटैक्स भी कर रहे हैं। हमें उन सब से अपने आप को सिक्योर करना है। डीप फेक्स बना रहे हैं, फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं, बहुत सारे ऑटोमेटेड फिशिंग अटैक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ऐसा। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट इज सिक्योरिटी फ्रॉम AI। और AI खुद को सिक्योरिटी की जरूरत है, दैट इज सिक्योरिटी फॉर AI। मतलब हम काफ़ी सारे मॉडल्स यूज़ करते हैं, तो वो मॉडल के अंदर अभी आजकल ट्रेंड है एक जो भी मॉडल, काफ़ी सारे मॉडल्स ओपन सोर्स कर देते हैं लोग,
और हमारे जैसे कंपनीज या काफ़ी सारे लोग उसको डाउनलोड करते हैं। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि मॉडल के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है। दैट इज सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग योर ओन मॉडल्स। उसके बाद है सिक्योरिटी ऑफ एआई, किस डेटा से वो ट्रेन हुआ है। अगर अमेरिका में कोई डेटा से ट्रेन हुआ है तो क्या वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वैलिड है? आप एआई से कोई भी क्वेश्चन तो देता ही है वो, उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। सो एआई के डिसीजंस क्या हो, हार्मफुल तो नहीं है? बच्चे कुछ भी पूछ ले रहे हैं आजकल, तो कितना बताना है उनको? तो वो एआई मॉडल्स, सिक्योरिटी ऑफ एआई, वो एस्पेक्ट जरूरी है। एंड लास्टली सिक्योरिटी यूजिंग एआई को यूज करके और अच्छे सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाए। जैसे कि एनोमली डिटेक्शन बनाया, पहले क्या स्ट्रिंग कंपेयर करके मैच करके आप डेटा लॉस, डेटा लीकेज का पता लगा सकते हैं। तो स्ट्रिंग कंपेयर जब करते हैं तो मान लीजिए आपने बोला कि भाई कोई पैन नंबर लीक नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने अलग अलग तरीके से पैन नंबर लीक करने के बना दिए, क्योंकि आप नंबर ढूंढ रहे हो उसमें, वो टेक्स्ट में लिख के भेज रहे हैं। और अगर एआई से करोगे तो वो पकड़ लेगा, चाहे आपने नंबर लिखा है, चाहे आपने कैसे भी दूसरी भाषा में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा है, से पता लगा लेगा। तो सिक्योरिटी यूजिंग है। तो ये 4 एंगल्स होते हैं सिक्योरिटी के। व्हेन एआई सिक्योरिटी की जब बात हो, तो आप लोग भी जब बात करें एआई सिक्योरिटी, तो ये 4 एंगल्स, कौन से एंगल पर बात हो रही है वो पता लगाना चाहिए। हमने जो 3 तरह के एआई बनाए हैं, जो आपको पहले बताया मैंने, धनवंतरी एआई फॉर मेडिकल, उसके बाद हमने बनाया रक्षक एआई फॉर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, एंड फाइनेंस एआई, चाणक्य एआई। उनको प्राइवेट तो कर लिया हमने अप्लायंस में रख के, और उसको सिक्योर कैसे करें? तो एआई में 2-3 चीज़ होती है, बताता हूँ आपको। हाँ, एक तो होता है डिस्कवरी, होता है कि एआई एजेंट्स, अच्छा एक एजेंट्स आपके एनवायरनमेंट में किसी को कोई एआई यूज कर भी रहा है कि नहीं। आजकल बहुत सारा प्रचलन हो गया कि मतलब जो भी यंग एम्प्लॉयज हैं और जो भी जिनको एआई आता है, वो खुद ही अपना काम ऑटोमेट कर दे रहे हैं। तो शैडो एआई कहते हैं इसको, और उनको डिस्कवर करना बहुत जरूरी होता है। तो उसकी डिस्कवरी के लिए टूल्स होते हैं, जैसे कि एआई फायरवॉल्स होते हैं, तो वो करना जरूरी होता है। उसके अलावा वो अगर मान लो आपने लीगली कुछ एआई लिखा भी है, तो वो एजेंट्स जो होते हैं, वो एजेंट क्या कर रहे हैं, उसका क्या कर सकते हैं, उसका पॉलिसी लिखना चाहिए और उसको एनफोर्स करना चाहिए कि हमने ये एक्सेस राइट्स दिए थे और उसने कुछ ज़्यादा तो एक्सेस नहीं कर लिया, तो वो पॉलिसी एनफोर्समेंट का एक एंगल होना चाहिए। तो 2-4 एंगल होते हैं। तो एजेंट गवर्नेंस एंड ऑब्जर्वेबिलिटी के अराउंड सिक्योरिटी होती है, तो उसका ये आर्किटेक्चर डायग्राम है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये किया हमने। तो जब हम एआई की बातें कर रहे हैं, तो एक तो ब्रेन होता है जो कि एलएम होता है, एआई ब्रेन, और वो उसके अलावा एक एजेंट होता है जो आपका मतलब एक ह्यूमन का काम ऑटोमेट करना, वो एआई एजेंट कर रहा है। तो वो एआई एजेंट लिखा है हमने, और वो भी उसके अंदर जैसे ह्यूमंस के लिए का ऑथेंटिकेशन होता है, उसका ऑथराइजेशन होता है, उसी तरह एआई एजेंट्स का भी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होना चाहिए, जो कि हमने किया हुआ है। तो उस जब ये सिक्योरिटी और ऑन-प्रेम अप्लायंस दोनों को मिलाते हैं, तो दैट वाज द टाइटल ऑफ माय presentation, which is killing 2 birds with the same stone, which is both security and privacy by having an on-prem appliance. I hope I was able to make it clear. अगर आपके पास कुछ और questions हैं, हम लोग बाहर हैं और अबूत सामने हैं, और we'll be happy to answer any of your questions. Last 14 years से Mini Orange is headquartered in Pune. अभी हमारे 800 लोग हैं, और हम लोग शुरू हुए थे आइडेंटिटी सिक्योरिटी में, मतलब कि एम्प्लॉय की आइडेंटिटी सिंगल साइन ऑन एमएफए करना, और फिर प्रिविलेज का एडमिनिस्ट्रेटर्स के आइडेंटिटी एक्सेस करना, उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट करना, फिर डेटा लॉस प्रिवेंशन करना। अभी हम लोग एआई सिक्योरिटी में बहुत कुछ कर रहे हैं, और प्राइवेसी के प्रोडक्ट निकाले हमने, तो उसके डेमोज हम बाहर दे सकते हैं आपको। और हम लोग वी हैव बीन अवॉर्डेड द सिक्योरिटी प्रोडक्ट कंपनी ऑफ द ईयर बाय DSCI, इसी साल मिला है, और प्राइवेसी प्रोडक्ट ऑफ द ईयर भी अवार्ड मिला है, जिसके डेमोज हम बाद में दे सकते हैं आपको बाहर। और हमारा एक नारा है विच इज़ जनगण मन बजवा देंगे। सो जनगण मन कैसे बजेगा? तो 2 तरीके से, एक तो कि साइबर सिक्योरिटी का डीप टेक
टेक कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, हेडक्वार्टर्ड इन पुणे, और उस तरह से जनगणमन बजवाएंगे। और इसके अलावा हम एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी है हमारी, जहाँ पे 75 एथलीट्स फ्रॉम अराउंड इंडिया आर ट्रेनिंग टू विन एन ओलंपिक गोल्ड फॉर इंडिया इन 2 sports. One is athletics and the other one is triathlon. और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं अभी काफ़ी जगह। मेरी एक टीम अभी हांगकांग गई हुई है टू पार्टिसिपेट इन सब जूनियर ट्रायथलॉन कंपटीशन। देयर 2 triathletes and I'm hoping they win something. So ये हमारा गोल है, तो जब वो ओलंपिक में गोल्ड मिलेगा तो जनगणमन मिलेगा बेसिकली। दैट वो हमारा नारा है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अराउंड एनी ऑफ दिस, मैं बाहर खड़ा रहूँगा और मेरी टीम भी भाई है, सीनियर टीम मेंबर्स हैं, we'll be happy to answer any of your questions, and that's about it. Thank you.